गुड इवनिंग एवरीवन। मैं डॉक्टर स्वाति शर्मा इंग्लिश सूत्रा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सभी? और आज मैं आप लोगों के लिए जो मेरी नटशेल सीरीज चल रही थी, तो काफ़ी दिनों से बीच में मैं थी नहीं, तो कौन सा आपने मुझे मिस करा, ठीक है। लेकिन मेरी जो सीरीज़ चल रही है ये वाली नटशेल की, तो मैंने सोचा कि इसको अभी कंटिन्यू कर रही हूँ। और बेसिकली अब ये जो चल रही है, आपको पता ही होगा कि हरियाणा स्क्रीनिंग का एग्ज़ाम जो है वो अब अक्टूबर में है। तो वैसे तो ये आज मैं विलियम शेक्सपियर के क्वेश्चंस लाई हूँ, ईजी से मॉडरेट है। मैं तो कहूँगी ईजी ही क्वेश्चन है, आप देखना आप भी सारे फटाफट कर लोगे ये क्वेश्चन। तो ये आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। बेसिकली जो ये सीरीज़ है वो HPSC PGT, DSSB TGT, BPSC TRE4 और UP TGT PGT के लिए तो है ही। तो अब आप ये मैं एक चीज़ आपको बताती हूँ, आपको पता ही होगा कि अब पुलिस आरक्षी परीक्षा जो है वो चल रही थी, 23, 24, 25 में थी और अभी 30, 31 को भी है। इस पेपर के ऊपर काफ़ी चीज़ें जो है वो डिपेंड करती थी। तो अब आप ये मान के चलिए यूपी टीजीटी पीजीटी की डेट भी अब आपको जल्दी ही देखने को मिलेगी, क्योंकि एक अब मुझे लगता है कि साल ख़त्म होने से पहले यूपी टीजीटी पीजीटी की डेट भी आ जाएगी। तो आप लोग जो हैं अपनी तैयारी में ढिलाई मत करेगा। आप खुद से क्वेश्चन पूछ के देखिएगा कि जब हम क्वेश्चंस करते हैं तो क्या हम उतनी ही शार्पनेस से आंसर दे पा रहे हैं जितना पहले दे पा रहे थे या नहीं। आपको लग रहा होना यार फिर आगे पकाने के लिए इन्हें ज्ञान देने के अलावा कोई काम नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखो भाई, मैं ज्ञान नहीं दे रही हूँ, लेकिन आप ये सोचिए कि अगर आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आएंगे, मेहनत नहीं करेंगे, मेहनत तो आप पिछले 2.5 साल से बहुत कर रहे हैं, लेकिन अब आपकी मेहनत का भैया टेस्टिंग चल रही है भयंकर वाली। क्योंकि एक समय के बाद इंसान वो काम करते करते थक जाता है, उसका मन नहीं करता वो काम करने का, और तब जब उसे काम करना पड़ता है ना, वो असली परीक्षा होती है उसकी। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि हो सकता है कि अब इसमें कुछ लोग तो अभी लगे पढ़ाई में और वो एग्जाम निकाल भी लें, और जो लोग काफी टाइम से मेहनत कर रहे हैं वो एक इस समय सब कुछ भूल भाल के बैठे हों। तो इसीलिए मैं आपसे कह रही हूँ कि अगर अभी आप लोगों ने अभी अपनी पढ़ाई लिखाई को, अपनी किताबें बांध बूंद के उसको कहीं डाल दिया हो, तो उतार लीजिए, धूल झाड़िए और पढ़ लीजिए। ये मेरे ख्याल से ये लेक्चर भी वही देखते होंगे जो भी पढ़ रहे होंगे, इसीलिए व्यूज इतने कम आते हैं, क्योंकि इतने कम लोग पढ़ रहे हैं। अगर यही सीरीज जो है जब जो है एग्जाम की डेट आ गई होती तो इस पे हजारों के में व्यूज आते, लेकिन अभी पता चल रहा है कितने कम लोग जो है वो पढ़ रहे हैं। तो फिर भी मेरा काम है आपको सही सलाह देना, मानना ना मानना तो आपके ऊपर है। तो और इसकी शुरुआत करने से पहले आप सभी को कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी को भगवान श्री कृष्ण आप सभी पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें। तो आप सभी को जन्माष्टमी की शुभकामनाएं। मैं उस पर हैप्पी जन्माष्टमी इसलिए नहीं बोलती, वो थोड़ा सा मिक्सचर हो जाता है, तो जन्माष्टमी की शुभकामनाएं। और इसी के साथ मैं अपना जो सीरीज़ है उसको स्टार्ट करती हूँ। ये मेरी लेटेस्ट फ़ोटो है, सामने के कैमरे से फेस पतला हो गया है वैसे इसमें। और अब ये देखिए, ये इंग्लिश सूत्रा के ऐप पर कुछ कोर्सेज अवेलेबल हैं। जो लोग जो है खुद से तैयारी कर रहे हैं वो यूट्यूब पे देखते हैं, मगर यूट्यूब पे मेरा ब्रेक हो जाता है। और जो लोग तैयारी करना चाहते हैं, जैसे HPSC PGT की तैयारी करने से पहले हमने एक वीडियो डाला है अपने ऐप पर कि आप जो है बैच को लेने से पहले उस वीडियो को जरूर देखें। आपके डाउट्स क्लियर हों तो आप बैच खरीदो, डाउट्स क्लियर ना हो तो कोई बात नहीं, जयराम जी की। तो ये जो है ये HPSC का है। आपको क्या करना है, केवल ऐप पर आकर इसको देखना है कि हाँ भाई ये हमारे काम की चीज़ है या नहीं है। इसके साथ ये BPSC का है। BPSC में जिस तरीके से उन्होंने सिलेबस चेंज करा, उससे ये पता चलता है कि सिलेबस तो उन्होंने कभी दिया ही नहीं था। एक्चुअली उन्होंने जो पैटर्न चेंज करा उससे लोगों को बहुत ज़्यादा एक निराशा का सामना करना पड़ा। अब BPSC का बैच चल रहा है। अगर कोई भी ये चाहता है कि आप तैयारी अच्छे से करना चाहता है तो आप इंग्लिश सूत्रा को देख सकते हैं। और एक चीज़ मैं अपने आप बारे में कहना चाहूँगी, कभी कभी मुझे ना अपने ऊपर भी डाउट होता है कि यार पता नहीं इतना समय हो गया, 100 से भी ज़्यादा, अब तो मतलब पता नहीं कितने सिलेक्शंस हैं। 100 तो मैं एक कम गिनती कर देती हूँ, पता नहीं कितने सिलेक्शंस हैं। उसके बावजूद भी अगर कहते हैं, और यूट्यूब पर भी ऐसे ही पढ़ाती हूँ। आपने देखा होगा कि मैं यूट्यूब पर कभी लाइक्स के लिए इसके लिए नहीं कहती नहीं तो लोग करते भी नहीं शेयर करने के लिए कहती नहीं तो लोग करते भी नहीं, कोई बात नहीं। तो मैं ये कहना चाहूंगी कि लोग जो हैं उसके बावजूद भी कहते हैं कि एक डेमो देखना है, तो यार लोड़ा तो लगता है यार हम इतने, मतलब मुझे लगता है मुझे
पता नहीं पढ़ाना आता है या नहीं आता है, ऐसा ये चीज जो है। खैर फिर भी डेमो जो है इसमें एक खुला हुआ है, आप उसको देख सकते हैं। और एक सबसे बड़ी बात इंग्लिश सूत्रा की ये है, हो सकता है एआई जनरेटेड कॉल्स आपको आते हो, मगर इंग्लिश सूत्रा की टीम की तरफ से आपको कभी कॉल नहीं आएगा। आप ऐप डाउनलोड करें और उसके बाद आपका नंबर भी आता है, फिर भी इंग्लिश सूत्रा से आपको कोई कॉल नहीं आता है। ये बीपीएससी के हैं, आप लोग इस पे देख सकते हैं। एक फोटो आप अपने घर में एक वॉल ऑफ फेम जो है वो बनाएं, उस पर अपना एक फोटो लगाएं, उस पर आप जिस एग्जाम में सफल होना चाहते हैं उस एग्जाम के बारे में लिखें कि हम इसमें जो है वो सिलेक्ट हो गए। जैसे मेरे तो ये सिलेक्टेड स्टूडेंट्स हैं, मेरी एक स्टूडेंट ने कहा है मैडम एक जगह खाली रखना क्योंकि उस जगह पे मेरा फोटो लगेगा, तो ये जो है वो शायद उसी की जगह है। तो अभी तो इसमें बहुत, ये वॉल ऑफ फेम में बहुत सारे फोटोज जो हैं वो लगने हैं, अगर वो मुझे बताएंगे तो। पता नहीं स्टूडेंट्स तो कितने सेलेक्ट हुए हैं, लेकिन वही वाली बात है कि कुछ बताते हैं कुछ नहीं बताते हैं। तो चलिए इसी के साथ अब ये हमारे देखिए बैचेज आपको जो ऐप पर हैं, यूपीटीजीटी का है ये वीडियो बैच है, DSSB का है ये वीडियो बैच है, DSSB का एक लाइव बैच है। सभी के साथ इन बैचेस के साथ यूपीटीजीटी और DSSB के बैचेस के साथ आप लोगों को नोट्स भी बुक फॉर्म में आपके घर पर मिलते हैं। तो चलिए बातें बहुत हो गई, अब मैं आप लोगों के साथ स्टार्ट करूंगी शेक्सपियर के क्वेश्चंस। क्वेश्चन को देखिएगा फिर उसका आंसर दीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे इतना छोटा है कि दिख भी नहीं रहा है, लेकिन क्वेश्चन का जवाब आप फटाक से दे देंगे, शायद पढ़ेंगे भी नहीं। पहला क्वेश्चन है, इन विच प्ले डज द कैरेक्टर मकबेथ मीट द थ्री विचेस। तो भाई मतलब क्वेश्चन देखो, कैरेक्टर मकबेथ, लेकिन ऐसा नहीं है तो क्वेश्चन आते नहीं है। कई बार तो स्टूडेंट्स इस बात पे कंफ्यूज हो जाते हैं। मुझे याद है मेरे एक स्टूडेंट ने मुझे बताया था कि मैडम कई बार क्वेश्चन इतना सिंपल होता है कि हमारे दिमाग में आता नहीं यार ये इतना सिंपल क्वेश्चन नहीं आ सकता, इसका आंसर कुछ और होगा। तो वही सेम चीज जो है इसमें कि मकबेथ का कैरेक्टर देख के कोई सोचेगा कहीं ये कोई और प्ले तो नहीं है। तो ये जो है मकबेथ मीट द थ्री विचेस, तो आपको पता है ये कौन सा प्ले है, एंड दैट इज मकबेथ। मकबेथ जो कि विलियम शेक्सपियर का जो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट शॉर्टेस्ट ट्रेजेडी है उनकी, और ये जो है प्ले वॉल्टिंग एम्बिशन के लिए जाना जाता। तो आपने सही जवाब दिया, मुझे ये इसका जवाब शायद ही कोई इंसान गलत देगा। व्हाट इज द फेमस, व्हाट इज नहीं है, वेयर इज द फेमस बालकनी सीन इन विच रोमियो एंड जूलियट प्रोफेस देयर लव लोकेटेड। तो इसमें वेयर मतलब बालकनी सीन जो है वो कौन से एक्ट और कौन से सीन में। देखो अब ये क्वेश्चन जो है, अब स्टूडेंट्स इतना ध्यान से तो पढ़ते नहीं। कहने का मतलब ये है कि जब आप जो फेमस सीन्स हैं, मतलब मुझे जो बताना है वो ये बताना है आप लोगों को कि जो फेमस सीन्स है ना, जैसे बैल्कनी सीन है, ग्रेव डिगिंग सीन है, या नॉकिंग सीन है, और कौन कौन से सीन हैं जो अभी मेरे पास शेक्सपियर वाली बुक भी रखी हुई है, तो जस्ट गिव मी फ्यू सेक्स और मैं आपको जो है वो बताती हूँ कि आपको जो है कौन कौन से सीन्स जो हैं वो पढ़ने चाहिए, जिससे आप लोगों को और उनके आगे उनके वो लिख लेने चाहिए कि देखो मेरे पास मेरी किताब है, जैसे बालकनी सीन है रोमियो एंड जूलियट में, तो आपको पता होना चाहिए कौन से एक्ट में और कौन सा सीन है। ऐसी हॉवेल सीन है किंग लियर में, ईव्स ड्रॉपिंग सीन है लव लेबर लॉस्ट में, शिपरेक सीन है द टेम्पेस्ट में, ग्रेव डिगिंग सीन है हैमलेट में, ननरी सीन हैमलेट, क्लोजेट सीन, फेंसिंग सीन, प्ले विद इन द प्ले, ये सारे आपको पता होने चाहिए। ये कुछ जो मैं बोल रही हूं इनको लिखिएगा और इनके आगे इनका एक्ट और सीन लिखिएगा। थ्री विचेस सीन, पोर्टर सीन मकबेथ के, डैगर सीन, बैंक्वेट सीन एंड स्लीप वॉकिंग सीन, ये मकबेथ के हैं सारे। तो ये कौन से एक्ट में आए ये सारे आपको पता होने चाहिए। तो इसके साथ ही अब मेरा जो ये वाला क्वेश्चन था जवाब देने का समय इसका है, और जो है तो ये है एक्ट सेकंड सीन सेकंड। ए एक्ट सेकंड सीन सेकंड, हु इज द विलेनस अंकल इन हैमलेट हु मर्डर्स किंग हैमलेट। किंग हैमलेट बताइए जी, क्वेश्चन का जवाब सभी को पता है कौन सा क्या जवाब है, एंड दैट इज किंग जो है क्लॉडियस। क्लॉडियस अपने भाई किंग हैमलेट को मार देते हैं उनके कान में जहर की शीशी उड़ेल के, और उसके बाद वो गर्ट्रूड से शादी कर लेते हैं। किंग हैमलेट जो है वो आत्मा के रूप में भटकते रहते हैं और अपने बेटे को कहते रहते हैं कि एवेंज दाई सेल्फ, कि अब मेरी हत्या का बदला लो। What is the name of the mischievous fairy in the Midsummer Night's Dream? Midsummer Night's Dream जिसमें जो है
सेक्सुअल जो है एक जेलसी और उसकी थीम जो है वो देखने को मिलती है। तो ये जो आपका सेक्सुअल पॉजेसिवनेस एक्चुअली इसमें, तो ये जो सेक्सुअल पॉजेसिवनेस की थीम आपको मिडसमर नाइट्स में देखने को मिलती है। ये एक लाइट हार्टेड प्ले है। तो कौन है भाई इसमें मिस्चीवियस फेरी, कौन है बताइए? एंड दैट इज पक और रॉबिन गुडफेलो, दैट इज पक, बिल्कुल सही जवाब। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ शेक्सपियर्स प्ले इज नोन फॉर द फ्रेज टू बी और नॉट टू बी, दैट इज द क्वेश्चन। मैकबेथ, हैमलेट, क्वेश्चन देखते ही जवाब आ गया होगा। अब मैं पूछती हूँ टू बी और नॉट टू बी, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है? जल्दी बताओ कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है ये फिगर ऑफ स्पीच है रिटोरिकल क्वेश्चन, ठीक है, जिसमें टू बी और नॉट टू बी दैट इज कि जीऊं या मर जाऊं। तो ये जो है क्वेश्चन पूछा जाता है बट मतलब ये एक्सपेक्ट नहीं किया जाता कि इसका जवाब मिलेगा। तो ये हैमलेट की स्पीच है, दैट इज द आंसर इज बी, हैमलेट। इन ऑथलो हु इज इयागोज वाइफ? डेस्डेमोना, एमिलिया, बियांका, कॉर्डिलिया। इयागो, जिसके लिए एक टर्म यूज किया था, जो ये बीच बीच में पूछ रही हूँ ना, देखो तुमको याद आता है, जो एक टर्म यूज किया था कॉलरिज ने, कौन सा टर्म यूज किया था इयागो के लिए? कॉलरिज ने, जल्दी जब बताओ कौन सा टर्म यूज किया था? अपने मन में ही बता दो, चलो कोई बात नहीं। ये तो कोई लाइव क्लास तो है नहीं, ये तो वीडियो क्लास है, मगर अगर आप देख रहे हैं और मेरे से कनेक्ट हो पा रहे हैं तो बताइए ये कौन सा जो है ये जो है टर्म फ्रेज यूज करा था? यस, मोटिवलेस मिलाइनिटी, ये कॉलरिज ने टर्म यूज करा था इयागो के लिए कि बिना बात के दुश्मनी पाल के बैठ जाता है। जैसे कुछ लोग यूट्यूब पर मुझसे भी बिना बात के दुश्मनी पाल के बैठ जाते हैं। मैंने कुछ नहीं करा, किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, मगर जबरदस्ती। तो ऐसे ही मोटिवलेस मिलाइनिटी की लिए जो है वो जो इयागो थे उनकी पत्नी का नाम क्या था? एंड दैट इज एमिलिया। डेस्डेमोना तो ऑथलो की वाइफ का नाम था, दैट इज एमिलिया। What is the setting of the Tempest? टेम्पेस्ट जो शेक्सपियर का प्ले था वो उन्होंने पर्सनल परफॉर्मेंस के लिए लिखा था, पता है ना आपको? अच्छा ये बताओ, टेम्पेस्ट में शेक्सपियर ने यूनिटीज को फॉलो कराया नहीं कराया? 3 यूनिटीज को, यूनिटी ऑफ टाइम, प्लेस एंड एक्शन, बताओ फॉलो कराया नहीं कराया? फॉलो कराया ना, बिल्कुल। टेम्पेस्ट में शेक्सपियर ने 3 यूनिटीज को फॉलो कराया। ये प्ले पब्लिक परफॉर्मेंस के लिए नहीं था, ये प्ले जो है वो किसके लिए था? ये प्राइवेट परफॉर्मेंस के लिए लिखा गया था। इसके अंदर एक मास्क भी है। टेम्पेस्ट को जो प्ले है इसे क्या कहा जाता है? ये रोमांस है। शेक्सपियर के लास्ट ट्रेजिक कॉमेडीज को रोमांसेस भी कहा जाता है। इसके अलावा इसे ऑटोबायोग्राफिकल प्ले भी कहा जाता है। बताओ क्यों कहा जाता है? क्यों कहा जाता है इसको ऑटोबायोग्राफिकल प्ले? दिमाग में आ रहे हैं क्वेश्चंस के जवाब? अगर आ रहे हैं तो तुम्हारी तैयारी बहुत सही चल रही है, और नहीं आ रहे हैं, सोचने में पड़े हुए हो, तो फिर इसका मतलब यह है दिमाग को निकालो, पत्थर पे घिसो, फिर रख लो, ठीक है? तो जो टेम्पेस्ट है इसको जो है ऑटोबायोग्राफिकल प्ले क्यों कहते हैं? क्योंकि जैसे प्रोस्पिरो जो है वो पब्लिक से कहता है कि अगर आप ताली बजा देंगे एपिलोग में तो मैं अपने घर चला जाऊंगा, और नहीं तो मैं यहीं रह जाऊंगा। इन द सेम वे शेक्सपियर भी विदा लेने की परमिशन मांग रहे हैं। तो इसकी जो सेटिंग है टेम्पेस्ट की वो क्या है? एक एन्चेंटेड आइलैंड है, तो दैट इज एन आइलैंड। ड्राइडन ने इसका जो है, ड्राइडन ने भी तो लिखा था इस प्ले को, इसका नाम क्या है? क्या नाम है जो ड्राइडन ने लिखा है? टेम्पेस्ट को एडेप्टेशन लिखी है, एन्चेंटेड आइलैंड, दैट इज एन आइलैंड। हु इज द ट्रैजिक हीरो इन जूलियस सीजर? अब बताओ जूलियस सीजर में ट्रैजिक हीरो कौन है? जूलियस सीजर। इज सीजर द हीरो ऑफ जूलियस सीजर? प्रोटैगनिस्ट है वो तो प्रोटैगनिस्ट भी। देखो इसमें जो प्रोटैगनिस्ट है इसमें ये मानते हैं, देखो मैं अब यहां पर जूलियस सीजर के बारे में आपको बताऊं, मेरे जो नोट्स रखे हैं ये मेरे नोट्स हैं, मेरे मतलब मैं यूपीटीजीटी के जो मैं स्टूडेंट्स को पूरी ये बुक भेजती हूँ नोट्स ऑन शेक्सपियर की, उसमें से मैं आपको कुछ पॉइंट बताना चाहूंगी जूलियस सीजर के बारे में। क्योंकि ऐसा है ना, ज्ञान बांटने की हमें बहुत ही ज़्यादा बड़ी वाली बीमारी है, इसलिए हम ज्ञान बांटते रहते हैं, कोई लेना चाहे या ना लेना चाहे, मगर हमारा काम है ज्ञान बांट देना। अब देखो निकाल रही थी जूलियस सीजर, निकल गया हैमलेट।
मतलब इसमें सब छुपे बैठे हैं। जो कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है कि निकाल रही थी जूलियस सीजर, निकल गया हेमलेट। मतलब मैं वर्क के लिए पूरा प्ले के बारे में बात कर रही हूँ, पार्ट फॉर होल एंड होल फॉर पार्ट। बताओ कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है? सिनेक्डो की। हाँ जी, जूलियस सीजर में यहां पर जो प्रोटैगनिस्ट है, आपको पता है इसमें प्रोटैगनिस्ट जो है वो एंटनी नहीं है, वो ब्रूटस है। और जो एंटेगनिस्ट है वो एंटनी और सीजर है, ऑक्टेवियस सीजर। तो इसका जो हीरो माना जाता है ना जूलियस सीजर का, वो एंटनी नहीं है, वो ब्रूटस है। जूलियस सीजर मरते मरते कुछ शब्द बोलता है। बताओ कौन से शब्द बोलता है? याद है ना, एट टू ब्रूट, तुम भी ब्रूटस, एंड सीजर डाई। सीजर अपने आप को हमेशा जो है थर्ड पर्सन में बोलता था, एंड सीजर डाई। अब यहां पर आप ये देखिए, ओनली जब उसको बोला है कि ही वॉज द नोबलेस्ट रोमन ऑफ ऑल, तो क्यों कहा है ऑक्टेवियस सीजर ने? क्यों इसलिए उसको ये शब्द उसके लिए क्यों कहे गए? क्यों? क्योंकि ब्रूटस जो किया वो उसका अपना पर्सनल मोटिव नहीं था। ब्रूटस को ऐसा बताया गया था कि सीजर जो है वो बहुत ज्यादा घमंडी हो गया है, लोगों के लिए बहुत वो खतरा बन गया है, दैट इज वाई ही मस्ट बी किल्ड। तो उसने अपने किसी पर्सनल फायदे के लिए ब्रूटस ने सीजर को नहीं मारा, बट उसको लगा ही वॉज कैरिड ऑफ, वो उसको कैरिड अवे, मतलब उसको वो बहुत भावनाओं में बह गया था। कॉन्स्पिरेटर्स ने मिलकर उसको ये चीज, और हाँ समहाउ जूलियस जो है वो डेस्पोटिक बन भी गया था। तो यहां पर और ये एक ऐसा प्ले है जिसमें सीजर इज नॉट द प्रोटैगनिस्ट, स्टिल द नेम ऑफ द प्ले इज आफ्टर दैट पर्सन who is not the hero and who died in the middle of the play। तो ये जो है इसका प्रोटैगनिस्ट है ब्रूटस और एंटागनिस्ट है एंटनी। याद रखिएगा ब्रूटस। छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं मगर दिमाग घुमा देते हैं। What is the name of the shipwrecked twins in Twelfth Night? Twelfth Night में जो वो ट्विंस थे उनका क्या नाम है? Twelfth Night, if music be the food of love, play on, है ना, ड्यूक ऑर्सिनो की लाइन्स हैं। ट्वेल्थ नाइट जो है शेक्सपियर की एक बहुत ही ज़्यादा, जिसे कहना चाहिए एक बहुत ही मेरी कॉमेडी है। और जो ट्वेल्थ नाइट है ये लिखी भी फेस्टिविटीज के दौरान गई है। तो इसमें जो शिपरैक ट्विंस हैं वो कौन है? वाइला एंड सेबेस्टियन। वाइला एंड सेबेस्टियन। और इसमें क्रॉस ड्रेसिंग का यूज किया गया। आप जानते हैं ना क्रॉस ड्रेसिंग। क्रॉस ड्रेसिंग जो है वो जूलियस सीजर में नहीं है, जैसे पहले प्ले के बारे में मैंने बताया था। और क्रॉस ड्रेसिंग का इसमें यूज किया गया। क्रॉस ड्रेसिंग का क्या मतलब होता है बताओ? जब मेन विमेन के कपड़े पहन लेते हैं या विमेन मेन के कपड़े। बेसिकली शेक्सपियर के प्लेज में विमेन मेन के कपड़े पहनती हैं। ऐसा क्यों होता था? क्योंकि शेक्सपियर के समय में जो औरतें होती थी वो प्लेस में काम नहीं करती थी, लड़के काम किया करते थे। एंड आफ्टर सम टाइम दे स्लिप्ड इनटू देयर यूजुअल ड्रेसेस। तो इसीलिए ये एक फिर क्रॉस ड्रेसिंग ये चीज चल गई थी। तो इसमें है जो ट्विंस हैं वाइला एंड, और देख लो और कोई तुम्हें दिख रहा हो तो तुम मुझे बता दो। वाइला एंड सेबेस्टियन। चलो आगे बढ़ते हैं। Now the next question is, which play is known for the line, all the world is a stage and all the men and women merely players? As You Like It, Much Ado About Nothing, The Merchant of Venice, Henry IV Part First। अब आपको पता है कि शेक्सपियर जो है वो बेसिकली स्टेज मेटाफर यूज करते हैं, और कई बार जो है ये ना डेड मेटाफर भी हो जाते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड द टर्म डेड मेटाफर। नहीं समझते तो भैया देख लेना, और मुझसे पूछनी हो तो मैं बता दूंगी, लेकिन मुझे पता तो चले तो मैं पूछनी है नहीं पूछनी। तो यहाँ स्टेज मेटाफर यूज किया गया है। अब बताओ ये कौन से प्ले में यूज किया गया? अरे बिल्कुल सही बताया तुमने, एज यू लाइक इट में ऑल द वर्ल्ड इज अ स्टेज एंड all the men and women are merely players। Now the next question is, who is the ghost? भाई साहब इतना मुश्किल क्वेश्चन, लेकिन मैं पूछूंगी ना इसमें से क्वेश्चन। Who is the ghost in Hamlet that tells Hamlet to avenge his murder? तो भैया देखो ये क्वेश्चन तो बिल्कुल भी जो है मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछना चाहूंगी कि हैमलेट में जो ट्रैजिक फ्लॉ है, आपको एक चीज बताओ, ये जो ट्रैजिक फ्लॉ है, मेरे को एक क्वेश्चन का जवाब भी देना। ट्रैजिक फ्लॉ का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या जो है
शेक्सपियर के, ये शेक्सपियरियन हीरोज में होता था, या जो भाई जो ट्रेजेडी का कॉन्सेप्ट दिया गया एरिस्टोटल के द्वारा, तो क्या वो उनमें भी ट्रैजिक फ्लॉ हुआ करता था? होता था? बताओ बताओ, होता था ट्रैजिक फ्लॉ? नहीं। जो एरिस्टोटल ने ट्रेजेडी का कॉन्सेप्ट दिया, उसके हीरोज में ट्रैजिक फ्लॉ नहीं होता था, हेमर्शिया होता था। दैट इज मिसिंग द मार्क, एरर इन जजमेंट। और जो शेक्सपियर के हीरो होते थे ना, बाय डिफॉल्ट एक एरर के साथ, एक कैरेक्टर फ्लॉ के साथ पैदा होते थे, और उस कैरेक्टर फ्लॉ की वजह से ही उनका डाउनफॉल होता था। तो यही हैमलेट के अंदर था, प्रिंस हैमलेट में। क्या वो नोबल इन एक्शन, बहुत देर से निर्णय लेता था। दैट वाज हिज ट्रैजिक फ्लॉ, एंड दैट इज व्हाई, इसी वजह से दैट हिज कैरेक्टर वाज फ्लॉड, एंड दैट इज व्हाई हिज मिसफॉर्च्यून टुक प्लेस। अब एक क्वेश्चन ये है कि हैमलेट में जो मॉडर्न क्रिटिक्स हैं वो मानते हैं कि हैमलेट का जो ट्रैजिक फ्लॉ था वो क्या था? हैमलेट जो है वो बहुत ज्यादा बायस्ड था, हैमलेट वाज अनेबल टू टेक डिसीजन। बताओ मॉडर्न क्रिटिक्स क्या मानते हैं? मॉडर्न क्रिटिक्स के हिसाब से हैमलेट वाज सफरिंग फ्रॉम इडिपस कॉम्प्लेक्स। जो सिगमंड फ्राइड ने हैमलेट को देख के ये बात जो है वो कही है, हैमलेट के कैरेक्टर को स्टडी करके, कि ही वाज सफरिंग फ्रॉम इडिपस कॉम्प्लेक्स। हैमलेट को घोस्ट कौन है? दैट इज किंग हैमलेट। द आंसर इज किंग हैमलेट। हैमलेट के अंदर एक दोष था जो शेक्सपियर का ने उसमें ट्रैजिक फ्लॉ के साथ उसको उन्होंने पोर्ट्रे करा है, दैट इज नोबल इन एक्शन, और जो है और नोबल इन एक्शन, ठीक है। और दूसरा जो मॉडर्न के हिसाब से है कि उसके अंदर फ्लॉ ये है कि वो इडिपस कॉम्प्लेक्स है। और किसने कहा है कि हैमलेट में हैमलेट प्ले में ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव नहीं है? यस, दैट्स टी.एस. इलियट, हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम्स में। तो उन्होंने भी उसको साइकोलॉजिकली जो है वो बताया है कि ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव जो है वो इस प्ले में नहीं है। इसके अलावा उन्होंने हैमलेट को एक बहुत फेमस पेंटिंग से कंपेयर करा है। बताइए कौन सी पेंटिंग से कंपेयर करा है? हैमलेट को कंपेयर करा गया एक बहुत फेमस पेंटिंग से। हैमलेट इज द मोनालिसा ऑफ लिटरेचर। व्हाट इज द नेम ऑफ द फेरी किंग इन अ मिडसमर नाइट्स ड्रीम? फिर आ गया मिडसमर नाइट्स ड्रीम का क्वेश्चन। तो इसमें शेक्सपियर ने जो यूज करें सुपर नेचुरल कैरेक्टर्स। अगर आपको पता है तो पहले इस क्वेश्चन का जवाब ले लेते हैं। फेरी किंग कौन है मिडसमर नाइट्स ड्रीम में? एंड यस, ही इज ओबेरॉन। अब इसका एक ये है कि मिडसमर नाइट्स ड्रीम जो है ओबेरॉन है, इन्होंने इसमें जो यूज करे हैं वो सुपरनैचुरल एलिमेंट यूज करा है। अच्छा, सुपरनैचुरल एलिमेंट शेक्सपियर ने अपने, अब आप ये बताइए, सुपरनैचुरल एलिमेंट शेक्सपियर ने मकबेथ में यूज करे हैं, विच इज शेक्सपियर ने उसको जो है हैमलेट में यूज किया है, किंग हैमलेट का घोस्ट है। उसके बाद शेक्सपियर ने इसको एक अपने एक और रोमांस में भी यूज किया, टेम्पेस्ट में जो है वो यूज किया, एरियल। उसके अलावा और किस पे यूज करा है बताइए? सिम्बलीन। यूज तो बहुत, मैं क्या सिम्बलीन में भी यूज किया है। तो यहां पर ये भी एक इनका सुपर नेचुरल जो है वो एलिमेंट है। विच प्ले फीचर्स द कैरेक्टर ऑफ शाइलॉक, अ ज्यूइश मनी लेंडर। और ये जो प्ले है इसमें जो शाइलॉक का कैरेक्टर है ज्यूइश मनी लेंडर, ये कौन सा प्ले है? द मर्चेंट ऑफ वेनिस। आज इस प्ले को कॉमेडी नहीं माना जाता, इसे क्या माना जाता है बताइए? इस प्ले को क्या माना जाता है? इट हैज द एलिमेंट ऑफ ट्रेजेडी एंड कॉमेडी। अंत मतलब इस प्ले को भी इसे डार्क कॉमेडी कह सकते हैं हम। ये आज इस प्ले को ट्रेजी कॉमेडी या डार्क कॉमेडी के जॉनरा में लिया जाता है, क्योंकि इसमें ज्यूस के साथ बहुत ज्यादा जो है वो मिसबिहेव जो है वो किया गया। अच्छा, ज्यूस के साथ जब मिसबिहेव किया जाता है तो उसके लिए जो विचार होते हैं उसको क्या कहा जाता है? व्हाट इज, विच टर्म can be used, which term can be used, which term is used when the Jews are insulted in any of the plays? तो कौन सा जो टर्म है वो यूज करते हैं? मैं देख रही हूँ, सो मैं देखती हूँ कि आपको जवाब कितनी देर में जो है वो आता है। जल्दी जल्दी बताओ कि जब ज्यूज के साथ शेक्सपियर ने इस प्ले में ज्यूज के साथ मिसबिहेव, तो मतलब मिसबिहेवियर तो दिखाया ही है ना।
एंड दैट इज एंटी सेमिटिज्म। एंटी सेमिटिज्म जो है इस मर्चेंट ऑफ वेनिस में शेक्सपियर ने यूज किया है। इस शेक्सपियर के जो फीलिंग्स हैं वो एंटी सेमिस्टिक फीलिंग्स हैं। एंटी सेमिटिज्म, एंटी सेमिटिज्म। अच्छा, कौन से प्ले में उन्होंने प्यूरिटन्स का मजाक उड़ाया है? कौन से प्ले में प्यूरिटन्स का मजाक उड़ाया है? दैट यू वेरी वेल नो। आया दिमाग में? ट्वेल्थ नाइट, है ना? तो उन्होंने प्यूरिटन्स का मजाक जो है वो बनाया है। कौन से कैरेक्टर के थ्रू जो है उन्होंने प्यूरिटन्स का मजाक बनाया है? याद है कुछ? जल्दी जल्दी बताइए। मेलवोलियो। हु इज द क्वीन ऑफ इजिप्ट इन एंटनी एंड क्लियोपेट्रा? एंटनी एंड क्लियोपेट्रा शेक्सपियर का कौन सा प्ले है? मतलब कि जैसे शेक्सपियर की हिस्ट्री प्लेज है, कॉमेडी है, ट्रेजेडी है, रोमांसेस हैं, तो ये कौन से प्ले में आता है? यस, दैट कम्स इन रोमन प्लेज। तो कौन है इजिप्ट की क्वीन एंटनी एंड क्लियोपेट्रा में? साफ दिख रहा है क्लियोपेट्रा है। तो ये शेक्सपियर का रोमन प्ले है। इस प्ले पर रेस्टोरेशन राइटर ड्राइडन ने लिखा है ऑल फॉर लव। उसका जॉनरा क्या है? ऑल फॉर लव का, ऑल फॉर लव का जॉनरा क्या है? ट्रेजेडी मत कहना, हीरोइक ट्रेजेडी। जॉनरा है हीरोइक ट्रेजेडी। जैसे कॉमेडी ऑफ मैनर्स जो है वो रेस्टोरेशन पीरियड में आए थे, इसी तरीके से हीरोइक ड्रामा जो है वो कब आया था? ड्राइडन, और इसी पीरियड में स्टार्ट हुआ था। रेस्टोरेशन पीरियड जब चार्ल्स सेकंड गद्दी पर आए थे, तो रेस्टोरेशन पीरियड में तो ये जो है हीरोइक ड्रामा, ये ट्रेजेडी है, रोमन प्ले है। लेकिन ऑल फॉर लव क्या है? दैट्स अ हीरोइक ड्रामा। व्हाट इज हीरोइक ड्रामा? क्या होता है हीरोइक ड्रामा? ये एक लिटरेरी टर्म है, बताइए। हीरोइक ड्रामा जो होता है जिसमें अ हीरो और हीरोइन डाइज फॉर हिज और हर बिलीफ, अपने बिलीफ के लिए वो मर जाते हैं, तो वो हीरोइक ड्रामा है, और ये रोमन प्ले और ट्रेजेडी है। एंड द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे, सोचा तो था ज्यादा करवा दूं मगर ज्ञान देने के चक्कर में इतने ही हो पाए। तो व्हाट इज द नेम ऑफ द फॉरेस्ट इन एज यू लाइक इट वेयर मेनी कैरेक्टर्स सीक रिफ्यूज? आर्डन, शेरवुड, एल्डोराडो। ओहो हो, एल्डोराडो, ये देखो कहाँ से लाए हैं। और एल्सियम, एल्सियम वैसे परीलोक को कहा जाता है। तो फॉरेस्ट ऑफ आर्डन है, द आंसर इज फॉरेस्ट ऑफ आर्डन। और एज यू लाइक इट जो प्ले है वो शेक्सपियर का, जिसमें जो उनकी जो हीरोइन है रोजलिंड, वो जो है बहुत ही मतलब वन ऑफ द विटिएस्ट हीरोइंस में से एक मानी जाती है। और इसी प्ले में उन्होंने, अब देखो ज्ञान फिर दे रही हूँ ना, इसी प्ले में उन्होंने क्या है, उन्होंने हीरो एंड लिएंडर की लाइन को कोट किया है, और उन्होंने इससे किसको श्रद्धांजलि दी है? मार्लो को। कौन सी लाइन है? Whoever loved not loved at first sight। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो मैं बीच में बताती रहती हूँ, और इसी के साथ आज का सेशन मैं समाप्त करती हूँ। आप सभी को जन्माष्टमी की पुनः शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच एंड नमस्ते।